बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज तकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे मुज़ाकरात में जो पेशरफ्त हुई है मुज़ाकरात के हवाले से। अभी मुज़ाकरात का आगाज़ तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल स्पीकर कौमी असम्बली के साथ मुलाकात हुई उमर अयूब और शिबली फराज साहब की, और अब जो है कुछ मामलात आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अमरीका ने पाकिस्तान की 4 कंपनीज पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी है, जो कि पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम के हवाले से काम कर रही थी। इस पर भी बात करेंगे। और फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज सियालकोट चैम्बर में गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि इस मुल्क में जो ज़ाहिर है जो मईशत के हवाले से जो मसाइल हैं उसमें बड़ी वजह जो है वो करप्शन है, और अगर करप्शन 50% भी कम हो जाए तो हमारा सारा खसारा जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ फवाद साहब ने PIA के हवाले से भी कुछ बातें की हैं, शामिल गुफ्तगू करेंगे। इसको पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं कंबर जैदी, सलमान अनीस, उमर दराज गोंदल और मोहम्मद इमरान। तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूँगा। और कंबर जैदी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यकीनी तौर पर ये आपके सामने ही है कि किस तरह से हुकूमत की जानिब से ये हम कहें कि एक सीरियसनेस का जो है वो तासुर दिया जा रहा है कि वो मुज़ाकरात के लिए वो भी संजीदा हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, स्पीकर साहब कह रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं कि क्या इससे पहले जो मामलात कभी हाँ कभी ना में हुकूमत नहीं चाहती मुज़ाकरात और ये मौखर किए जा रहे हैं, PTI नहीं चाहती, और अब ये जो डेवलपमेंट हुई है इसके भी कोई नतायज सामने आएंगे? देखें, ये जो अब डेवलपमेंट हुई है, एक तो बहुत शुक्रिया नकी। दूसरी बात ये है कि जो अब डेवलपमेंट हुई है ये बड़ी सब्सटेंशियल है। उसकी वजूहात है। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला फेज ये है कि जो रेमिटेंसेज आ रही हैं वो रेमिटेंसेज रोक दी जाएंगी और उनके लिए बाकायदा कॉल जारी होगी। अब पीटीआई के लिए बड़ा आसान है, क्योंकि पीटीआई का वोट बैंक देखें, पीटीआई का सपोर्ट सिस्टम देखें, तो वो हमें पता लगता है कि जो बैरून ममालिक में लोग बैठे हैं वो बड़े खुश थे इमरान खान साहब के दौर से ही, और खसूसन एक खास इमरान खान साहब की जो पर्सनैलिटी की भी फॉलोइंग है वो बड़ी पाई जाती है बैरून ममालिक में। और इमरान खान साहब के दौर में फिर हम तरसीलाते ज़र जो ये होती है रेमिटेंसेस, इनको देखें तो हमें वाज़े पता लग जाता है कि प्लान पीटीआई का क्या है। प्लान पीटीआई का ये है कि सिविल नाफरमानी की जो तहरीक लॉन्च करेंगे, इसमें पहले मरहले में वो ये कॉल देंगे कि ये जो रेमिटेंसेस आ रही हैं, आप ऐसा करें कि इन रेमिटेंसेस को जो है रोक दिया जाए। इससे होगा क्या? इससे पाकिस्तान को तो नुकसान होगा, लेकिन एक सब्सटेंस इमरान खान एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे कि उनसे बात करने को तैयार हो जाएगी। और यही वजह है कि अभी कुछ पॉजिटिव यानी हुई है बातचीत की तरफ, और हो सकता है मामलात इस तरफ जाएं कि बैठकर आपस में मामलात को तय किया जाए। ये क्यों हुआ है? देखिए, पहली दफा हम ये देख रहे हैं कि काफी अरसे बाद हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में गया, और इतने अरसे से हम करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहे थे। अब जो सरप्लस में गया, अगर उनमें से रेमिटेंसेस निकालें, अगले 3 महीनों की बात कर लेते हैं, तो ये एक डिफरेंस जो क्रिएट करेगा उससे ओवरऑल इकोनॉमी को नुकसान होगा। अभी हुकूमत हमें कहती नजर आ रही है बड़े जबरदस्त इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, हम जो है आहिस्ता आहिस्ता हील अप हो रहे हैं उस जिस प्रोसेस से हम गुजरे। तो पर मेरा नहीं ख्याल कि किसी ऐसी बात की वजह से, यानी फॉर इंस्टेंस के टेबल पे ना बैठना, इस वजह से कोई हुकूमत का फर्क है कि वो आके उस पार्टी को साथ बिठाएं, साथ लेके चलें जो कि ओपोजिशन की जमात है। लेकिन अगर यहाँ पे ओपोजिशन की जमात भी ये कह रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, तो उनकी सुनी भी जानी चाहिए, और ये इमरान खान साहब को भी चाहिए कि ये इससे मुल्क का काफी नुकसान हो सकता है अगर रेमिटेंसेस वाले मामले तक बात जाती है। इस वजह से बेहतर यही होगा दोनों फरीकैन आपस में टेबल में बैठ के अपने मामला को करें। अच्छा, इसमें सलमान, इस सब आपके नज़दीक ज़ाहिर है अभी ये जो डेवलपमेंट हुई है कि स्पीकर साहब ने जो है वो पुल का किरदार अदा करने के लिए उन्होंने कहा जी मेरी सर्विसेज जो हैं वो मुहैया है, मेरे दरवाजे खुले हैं। अब ज़ाहिर है ये तो है, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत की जानिब से पहल करनी चाहिए थी। आपके इल्म में है वो गुज़िश्ता दिनों में वो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो शेर अफजल मरवत साहब की गुफ्तगू के हवाले से फ्लोरा दिया, उस पर कहा था ठंडी हवा का झोंका आया है। तो ये अब ठंडी हवा के झोंके जो हैं ये इस मौसम सरमा में मजीद आगे आएंगे? जी, आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बड़ी कैटेगोरिकली बात कर लूँ कि देखें, अभी जो एक पब्लिक ओपिनियन बन रहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी
और ख़ान साहब के कहने के ऊपर लोग पैसे बाहर से भेजना जो है वो बंद कर देंगे तो पाकिस्तान की इकॉनमी को एक डेंट पड़ जाएगा बिकॉज ऑफ रेमिटेंसेस, ये ख्वाबों में ख्यालों में हो सकता है, इसका प्रैक्टिकली जो है ना होना बहुत मुश्किल है। आप सिविल नाफरमानी की बात करें, क्या इमरान खान साहब और पीटीआई वाले अपने ही सूबे केपी के अंदर भी सिविल नाफरमानी करेंगे? आप ठंड की जो बात करें और ठंडी हवाओं की जो बात करें ना ज़रा, ये गैस के बिल बंद करना पे लगेगा पता जब लोगों के कनेक्शन कटेंगे और सर्दी के अंदर बैठना पड़ेगा, ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, गीज़र बंद होंगे तो बिल्कुल ठीक है, सारे बिल आ जाएंगे। एक दफ़ा अगर ये शौक पूरा करना चाहते हैं तो ये भी कर लें। मेरे ख्याल है आज जो मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर की और शाह महमूद कुरैशी साहब की इमरान खान साहब के साथ, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और उसके अंदर दोनों ने खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की है कि इस हद तक ना जाएं जहां से हमारे लिए मामले इरिवर्सिबल हो जाएं। एक और दूसरा ये कि इसकी प्रैक्टिकलिटी बहुत जो है ना वो नामुमकिनात के अंदर से है, ऐसा होता हुआ पॉसिबल नहीं है। अगर आप फिजिकली देखें ग्राउंड के ऊपर तो ऐसे होता नहीं है। अगर आपको याद हो तो उन्होंने जलसे के अंदर बिल भी जलाए थे खान साहब ने कंटेनर के ऊपर खड़े करके, तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। सो आई डोंट रियली टेक इट दैट वे। जो मुज़ाकरात वाली बात है, देखें इवेंचुअली अब जिस नहज के ऊपर पीटीआई है दे आर ऑलरेडी कॉर्नर्ड और वो दे हैव एवरीथिंग टू लूज, गवर्नमेंट हैज़ नथिंग टू लूज। इस सारे मुज़ाकरात के अंदर गवर्नमेंट तो आराम से बैठी हुई है, अपने ऑपरेशंस के अंदर वो मशगूल हैं, फॉरेन के ट्रिप भी चल रहे हैं, दौरे भी चल रहे हैं, इंटरनेशनल डेलीगेट्स के साथ ट्रेड की बातें भी चल रही हैं, जो आप ख़ाजा आसिफ आपको बार बार कोट कर रहे हैं, उनके हिसाब से तो इकॉनमी भी बिल्कुल ठीक जा रही है। तो असल तो मसला पीटीआई का है, उनके लीडर जेल के अंदर हैं और उनको कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से वो वापस सियासत के अंदर आएँ और वो जो उनकी ड्राइविंग सीट थी वो वहाँ पे बैठें और अपने लोगों को लीड करें और जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके लिए कोई रिलीफ का और बाकी मामला हो, पहले खुद अपने लिए रिलीफ के मामला करें। तो जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, आप एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ धमकियाँ नहीं दे सकते, जो वतीरा रहा है माजी में। अब जो सूरत हाल बन रही है और बज़ाहिर ये नज़र आता है कि सैनिटी हैज़ प्रिवेल्ड ऑन बोथ द पार्ट्स। गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स टू सेट डाउन एंड सेटल डाउन दिस एंटायर इशू वंस एंड फॉर ऑल, कि ये जो आए दिन यहाँ पे सड़कों के ऊपर एहतजाज होता रहता है इसको बंद किया जाए। उसके बाद जो पीटीआई की फॉरेन इन्फ्लुएंस है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा कांग्रेस के अंदर अमेरिका के अंदर क्या हुआ, बरतानिया के अंदर जिस किस्म की लेटरबाजी और ये आर्टिकल नवीसी चल रही होती है, उसके बाद गवर्नमेंट वुड वांट के एक जो ट्रूस है वो कायम किया जाए और अगर नहीं भी होगा तो आई डोंट थिंक गवर्नमेंट हैज एनीथिंग टू लूज। ठीक है, चले अब जाहिर है हुकूमत की जानिब से भी बहुत से ऐसे मामलात हैं, लेकिन मैं इमरान आपसे जानना चाहता हूँ आप क्या समझते हैं। एक तो ये है ना, जैसे अभी सलमान साहब ने जिक्र किया कि हुकूमत का तो कुछ नहीं जाता, और लेकिन हम देख रहे हैं कि सिर्फ स्पीकर साहब ही हैं जो ये बात कर रहे हैं, हुकूमत की जानिब से कोई मुज़ाकराती कमेटी यानी रिस्पॉन्ड किया जाता अगर इधर से मुज़ाकराती कमेटी बनी है और कोई संजीदा जो है पहलू उसमें दिखाई देता। लेकिन बाहर चलें, स्पीकर साहब ने ये कहा है और इसके साथ साथ ये तासुर भी मौजूद है कि हुकूमत ये मुज़ाकरात भी पीटीआई के साथ जो कर रही है, बाज़ाहिर इसमें यही लगता है कि वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं, वो मामलात को ज़रा और मौखर करना चाहते हैं, डिले करना चाहते हैं। कितनी हद तक हकीकत है इस तासुर में? अच्छा, इमरान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है जी। कमर उमर दराज गोदर साहब हमारे साथ मौजूद है जी 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 उमर भाई, यही सवाल आपके सामने रख रहा हूं जी। नकी आपने दुरुस्त बात की है कि हुकूमत के जो इरादे हैं वो तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। हुकूमत क्या रिलीफ देगी, मुझे बताएं आप। हुकूमत की तो अपनी कोई हैसियत नहीं है। ये हुकूमत तो जहाँ से फैसले करती है वहां से सबको पता है कि लिखे हुए फैसले आते हैं और ये पढ़ के सुना देते हैं, लिखी हुई स्ट्रेटेजी आती है, ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इस हुकूमत ने क्या फैसला करना है, ये क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये सिर्फ एक आपको पता है कि लेजिटिमेट हैसियत देने, क्योंकि हमारे आइन में लिखा है कि हुकूमत के साथ ही मुज़ाकरात होने हैं। हुकूमत वो चीज होगी जिससे तमाम चीजें चल रही होंगी, तो हम उसको एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस देते हुए इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये आप भी जानते हैं, यहाँ पे बैठे हुए पैनलिस्ट भी जानते हैं कि फैसले कहाँ से होते हैं, कौन इनको डिक्टेट कराता है, किन के फैसले माने जाते हैं। तो ये तो वैसी फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, इसकी क्या है ये तो नहीं है मुज़ाकरात को हाँ करे या ना करे। चले एक सिंबॉलिकली पीटीआई कह रही है कि ठीक है बैठे, इनके साथ बैठ के बात हो जाए, तो बात होनी चाहिए। हुकूमत मेरा नहीं ख्याल कि नकी जो आपका सवाल था कि कोई इसमें संजीदा है या इस मामले को आगे लेकर जाके कोई पीटीआई के मुतालबात मानेगा। हालांकि कौन सा, मुझे ये बताएं कि अगर वो कह रहे हैं कि 26 नवंबर और आप 9 मई पे जुडिशल कमीशन बना दें, तो हुकूमत तो इसके हवाले से 2 दावे करती है। 9 नवंबर के 26 नवंबर के हवाले से
कोई लाश नहीं गिरी, 9 का दावा करती है कि इंस्टॉलमेंट्स पे हमले किए। तो फिर जब आपके दोनों दावे ठीक हैं और आप समझते हैं कि आप अच्छे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं इस बात पे, जुडिशियल कमीशन बना लें। अब तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपका कोई सरदर्द भी नहीं रहा, अपनी मर्जी के जज से इसकी इंक्वायरी करा लें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड है, उनको ये मामला सौंप दें, इंक्वायरी तो कराए ना सर। आप दूध का दूध पानी का पानी तो करेंगे, एग्जैक्टली बताए तो सही कि हुआ क्या था, उसके हकाइक कौम के सामने आएंगे। इवन इमरान खान ये कहते हैं कि अगर उसमें हम कसूरवार हुए तो आप फिर जो सजा दें, सजा मद्दी का हमारी हमें दें, लेकिन आप कहीं से अमल तो शुरू करें। मुझे ये बताएं कि अभी आपके टैलेंट शो देखने वाला कौन सा शख्स है जो ये कहे कि ये मामला, ये मुतालबा दुरुस्त नहीं है या इस मुतालबे के तरफ नहीं जाना है। जी, मुतालबात पे बात करते हैं यकीनन कंबर, आपने ये मुतालबात वाला मामला रखा है, इस पे भी बात करते हैं। बल्कि मैं उमर आपसे जानना चाहता हूँ, एक तो ज़ाहिर मुतालबात बिल, उससे ज़्यादा तो खैर ये है ना कि आज TORs जो है उन्होंने कहा आप अपने तैयार करें और फिर उसके बाद जो है वो हुकूमत को इरसाल करेंगे यार सादिक साहब। और वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तो दोनों के लिए स्पीकर हूँ ना, तो चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत, वो बतौर हुकूमती नुमाइंदे अपना तासुर नहीं दे रहे। एक तो इस हवाले से क्लियर कीजिएगा कि क्या यार सादिक साहब जब ये TORs का ये कह रहे हैं तो क्या इससे ये समझा जाए कि हुकूमत ही इसमें संजीदा है, और इसके साथ साथ ये मामला के ये जो तासुर इस दौरान मौजूद है कि मौखर करने की कोशिश की जा रही है, उसमें कितनी हकीकत है? देखिए, एक तो यार सादिक साहब का जो एहतराम है वो क्रॉस द बोर्ड है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो उन हुकूमती शख्सियात में से हैं जो मेरे ख्याल है तमाम अतराफ को काबिल कबूल होंगी, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक ये बात है कि TORs गवर्नमेंट तय कर दे, TORs तहरीक इंसाफ किया जाए, मैं तो ये समझता हूं या मेरा इस हद तक एक इतनी भी दिखा ले गवर्नमेंट क्या करे, PTI से बात करे तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि कुछ हल्कों के साथ PTI के मामलात बेहतर हो जाएंगे, टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, तो फिर मुस्लिम लीग नून की क्या जरूरत रही? क्या सबको नहीं पता कि मुस्लिम लीग नून की कितनी पब्लिक सपोर्ट है और मुस्लिम लीग नून जो है अवामी कितनी कुछ सियासत कर रही है? तो देखिए, आप मुर्दा घोड़े पे ज्यादा देर पैसे नहीं लगाते, ये तो एक आम सी फहम वाली बात है। तो मुस्लिम लीग नून कहीं पर भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेगी और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून चाहेंगे कि जहां जहां वो चीजें खराबी की तरफ है वो रहे। खराबी होगी तो उन्हें हुकूमत मिलेगी, खराबी होगी तो वो रेलिवेंट रहेंगे, एक बात। दूसरी बात, ये बात ठीक है कि कहीं ना कहीं टॉक्स को स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है या कहीं ना कहीं कुछ हो जरूर रहा है। ये अलग बात है कि जो ज़ाहिरन कमेटीज बनेंगी क्या उनमें बातचीत होनी है, क्या उन्होंने कुछ करना है, तो मैं ऐसा नहीं समझता। ये सिर्फ माहौल बनाया जाता है। कल तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत से बात हुई तो उनसे जब मैंने पूछा कि मुज़ाकरात में क्या कर रहे हैं, तो उनका कम से कम इन कमेटी या ये जो सामने है इससे तो कोई नतीजा नहीं निकलता, और कैमरों के सामने और ये पता भी हो कि इन शख्सियात ने बात करनी है तो उसमें से ना कभी पहले निकला है ना आइंदा निकलेगा। जो मुज़ाकरात जहां पे होने हैं दोनों फरीकैन को पता है, यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग हैं या दो ही अतराफ हैं जिनके पास असल इस मामले का हल है। उसमें एक अडियाला में बैठे हुए शख्स है और एक वो शख्स है जिनके नुमाइंदे शहबाज शरीफ साहब की काबीना में हैं, और मोहसिन नकवी साहब हैं जो आज भी अमीर जमात इस्लामी से लाहौर में मिले, या फिर फैसल बावड़ा जैसी शख्सियात हैं। तो वही अगर खुद आपस में बात करेंगे तो मसले का हल निकलना है। तहरीक इंसाफ नून लीग 1000 बार भी बात कर लेंगे तो कोई बात नहीं निकलेगी। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। अगर आपने नहीं समझते हैं कि हुकूमत संजीदा है, हुकूमत इस मसले को हल करना चाहती है, तो फिर एक पॉलिटिकल साइंस के एक तालिब इल्म होने के नाते मेरा सवाल है कि मियां नवाज शरीफ कहां पे है। मैं उस वक्त ये मानूंगा जब गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात को जब 3 फ्रीकैन, ये 4 मुझे एक्टिव नजर आएंगे। नंबर 1 उसमें इमरान खान डायरेक्टली हूं, नंबर 2 उसमें नवाज शरीफ हूं, नंबर 3 आसिफ अली जरदारी हूं या मौलाना फजलुर रहमान हूं, महमूद खान चकजई हूं। ये लोग टेबल पे बैठे तो समझ आएगी कि वाकईतन इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल डायलॉग हो रहा है और जो असल स्टेक होल्डर्स हैं वो किसी मसले के ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ हो रहा है तो मैं नहीं समझता कि वो कोई कंक्रीट किस्म की कोई चीज है। वो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर प्रेशर हो कि आप सोलो फ्लाइट लेते हैं, आप बात नहीं करते, गवर्नमेंट के ऊपर हो कि आप देखें आप भी तो मसले का हल नहीं निकाल रहे, तो ये अतमाम हुज्जत तो हो सकती है। मुझे इसमें से रिजल्ट्स आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, अब ज़ाहिर है ये मुज़ाकरात के बारे से दोनों जानिब से आप समझते हैं कि एक किस्म की इत्माम हुज्जत है, ना उनको उम्मीद है ना वो करेंगे। लेकिन इमरान, दोनों जानिब से बयानात भी मिले जुले सामने आ रहे हैं।
एक जानिब बयार सादिक साहब ने कहा TORs बना लाएं जी, मैं ब्रिज का किरदार अदा करूंगा। दूसरी जानिब परवेज रशीद साहब ने आज ABN से ही बात की है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब अगर हम इनके साथ मुज़ाकरात करते हैं और इनकी ये जो मुतालबात कर रहे हैं कि हमारे कैदियों को रिहा कर दें, तो इसका मतलब है हुकूमत ये मान रही है कि आइंदा कोई भी जत्था आके इस्लामाबाद पे हमला कर दे और उसको फिर बाद में छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से नहीं होगा। अब वो ज़ाहिर इसको निगेट कर रहे हैं। दूसरी जानिब PTI वो ये कहती है कि जनाब पहले मुज़ाकरात से पहले, इस बात से पहले ये बात उठाई जाती रही कि अगर हम इनसे मुज़ाकरात करते हैं उसका मतलब है हमने इनका मैंडेट तस्लीम कर लिया है। अब आपको लगता है कि कोई ऐसी सूरत हाल जो है वो सामने आएगी, या ये जो लॉजिक्स, ये बयानात, जो वजूहात बताई जा रही हैं, ये पसे पुश चली गई? देखें एतजाज, हमें ये देखना होगा कि सरफेस पे क्या चीज तब्दील हुई है कि अगर हुकूमत इतनी आपको विलिंगनेस शो कर रही है, अयाज सादिक साहब एक्टिव हैं, ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से अच्छे और खुशगवार बयानात आ रहे हैं, मुज़ाकरात के माहौल के लिए राना सनाउल्लाह ने भी कौमी असम्बली में एक स्टेटमेंट दी कि जो डी चौक में शहीद हुए हैं, जहां भाग हुए हैं, चाहे वो वर्दी में थे या बगैर वर्दी के थे, हम उसकी मजम्मत करते हैं और उनके अहल खाना से ताज़ियत करते हैं। तो ये वो माहौल है, लेकिन इसके बैकग्राउंड पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका जिक्र अभी ये उमर ने भी किया कि हुकूमत के हाथ में वो कंट्रोल नहीं है कि हुकूमत कोई फैसला कुन मामलात तक पहुंच सके, ना ही हुकूमत के इख्तियार में ये है कि इमरान खान समेत किसी भी सियासी कैदी को वो रिहाई दिला सके। इसलिए जो चीजें हो रही हैं वो बैकग्राउंड में ही हो रही हैं। जैसे पंजाब में और मरकज में कुछ कुव्वतों के नुमाइंदे बैठे हैं, वैसे ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में भी उन्हीं कुव्वतों के नुमाइंदे बैठे हैं और वो अलल इलान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं उस चीज को नाम लेकर भी वो इसका इजहार करते रहे हैं। और अभी तक की भी जो इतलात हैं कि मुज़ाकरात उन्हीं के जरिए ही हो रहे हैं। ये जो सारा कुछ कैमरों के सामने हो रहा है ये सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए और एक माहौल पैदा करने के लिए कि चीजें जो है वो अच्छे मामलात में जा रही हैं। अभी सलमान अनी साहब ने बात की कि जो सिविल नाफरमानी की बातें हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, लोग जब बिल नहीं देंगे तो उनके कनेक्शन काटे जाएंगे। ज्यादा किसी और मुल्क की बात नहीं करता मैं, पाकिस्तान में ही आज़ाद कश्मीर में कुछ ही अरसा पहले, चंद माह पहले ये सारे मामलात हुए हैं। लोगों ने बिल नहीं दिए और बिल इकट्ठे करके जलाए गए थे और फिर आपने देखा कि हुकूमत ने घुटने टेके और फिर उनके मुतालबात भी माने गए। फिर अभी रिसेंटली जो वहां पे एक नया लॉ लागू करने की कोशिश की गई उसको भी वो वापस लिया गया। तो जब अवाम एक मजमूई तौर पर एक कोई भी रिएक्शन शो करते हैं तो फिर हुकूमतें अवाम की मानती हैं, क्योंकि हुकूमतों को बनाने वाले ही अवाम होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर मुस्लिम लीग नून हो या बाकी जो इस वक्त हुकूमतों में हैं, वो अवाम के वोटों की बजाय कहीं और की आशीर्वाद से आए हैं, तो इसलिए इन लोगों को अवाम की जो अहमियत है उसका सही से अदराक नहीं है। ठीक है इमरान, आपका बिल्कुल ये पॉइंट आ गया है। अच्छा, इस पे मैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कंबर जैदी साहब, जाहिर है ये तो इस वक्त बैक एंड पे क्या चल रहा है, फ्रंट पे क्या चल रहा है, जाहिर है ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, पैरेलल चल रही हैं। इसके जाहिर है जो खद्दोखाल हैं वो कुछ दिनों में मजीद वाज़ेह भी हो जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब हम पाकिस्तान की बात करते हैं। जाहिर है अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात हों, सियासी इस्तेहकाम हो, मुआशी इस्तेहकाम हो, अमेरिका की जानिब से जो 4 कंपनीज पर पाबंदी आयद की गई है, आप क्या समझते हैं कि क्या अमेरिका की इस पाबंदी से इसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे? कंबर जैदी साहब मुझे सुन पा रहे हैं? एक सवाल है, लेकिन इससे पहले जो बात हो रही थी, कंबर आपकी आवाज कट रही है आपको मेरी जी। कंबर साहब बोल नहीं, मेरे ख्याल में वो रब्ता मुनक़ता हो गया। मैं बल्कि सलमान आप ही से, ये जो 4 कंपनीज पे पाबंदी आयद हुई, क्या असरात हैं पाकिस्तान? जी, क्या असरात होंगे इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर? पाकिस्तान ने इससे ज़्यादा टफ सैंक्शंस जो हैं वो बर्दाश्त की हुई हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जो है ना वो शाजी तरह देख लेते हैं। देखें, ये जो सैंक्शंस का मामला है ये अभी का नहीं है, ये बड़ा पुराना मामला है। ये गालिबन 2019-20 से जो है मामला अमेरिका ने रेज़ किया हुआ था और इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई गालिबन 2022 के अंदर और उसके ऑनवर्ड जो है वो शुरू हुई है। पिछले साल भी 2023 के अंदर कुछ चाइनीज़ कंपनीज थी, उनको भी अमेरिका ने यही कह के ब्लैक लिस्ट किया था कि ये पाकिस्तान के साथ जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं। उसके बाद फिर अगर आपने देखा हो कि पाकिस्तान का अपना जो
मिसाइल प्रोग्राम है वो अब वेस्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है, बहुत लंबे अरसे से विल गो टूवर्ड्स चाइना फॉर दिस एंटायर टेक्नोलॉजी। तो इसमें चाइनीज़ कंपनीज भी इन्वॉल्व थी, पाकिस्तानी कंपनीज भी इन्वॉल्व थी, जिनको गालिबन ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। वो ज़ाहिर है वो ब्लैक लिस्टिंग का अपना एक प्रोसेस है, इन ट्रैवल नहीं कर सकेंगे और उनकी फैमिलीज इसी तरह जो है वो सफ़र करेंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो इम्पैक्ट वैल्यू है वो फिजिकली तो नज़र आता है कि जी ये बहुत ज़्यादा कोई संगीन काम हो गया है, पाकिस्तान की कंपनीज़ के ऊपर सैंक्शन लग गई हैं। अमेरिका ने इससे पहले भी एडवाइजरीज़ वो निकालते रहे हैं, गालिबन अप्रैल मार्च के अंदर भी इसी तरह की एडवाइजरीज़ उन्होंने इशू की थी। द बेसिक थिंग टू लुक ओवर हियर इज़ वन मोर थिंग, वो ये है कि ये जो अमेरिका की दोगली पॉलिसी है ना टूवर्ड्स पाकिस्तान, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट की हामिल है। देखें जो इंडियन लॉबी है वो इससे ज़्यादा बड़े स्कैंडल्स के अंदर इन्वॉल्व है। दे हैव लिटरली स्टोलन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अमेरिका एंड टेकन इट बैक टू इंडिया। उसके ऊपर अमेरिका नहीं बोलेगा, उनके ऊपर वो अमेरिकन सैंक्शंस नहीं लगाते इससे, क्योंकि इकोनॉमी का साइज़ है, उनके अपने पब्लिक इंटरेस्ट हैं। उसके बाद जो अमेरिकन पेनिट्रेशन है अमेरिकन कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर वो बहुत ज़्यादा वाइड है। यहाँ पे आई डू कंसिडर एंड आई डू एडमिट कि जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है ये उसका थोड़ा सा आपको फेलियर नजर आता है कि वो इसको कवर नहीं कर सके। इंडियन इससे ज्यादा बड़े गुनाहों के अंदर इन्वॉल्व है और लेकिन उनकी डिप्लोमेसी उन्होंने इसको बहुत अच्छा कवर किया हुआ है। आखिरी चीज जो इसके अंदर आप एक ऐड करेंगे वो ये है कि जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और टेक्नोलॉजी शिफ्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तान इस वक्त खुद इतना केपेबल है। आपने अभी हालिया देखा कि बेलारूस के जो प्रेसिडेंट आए हुए थे, हमारी टेक्नोलॉजी ओवर द ईयर्स बहुत एक्सटेंसिवली आगे एडवांस कर गई हुई है। तो यहाँ पे अमेरिका थोड़ा सा खतरा भी महसूस करता है। अब हमारे जो पीटीआई वाले दोस्त हैं वो यकीनन इसको खान साहब की रिहाई के साथ और अमेरिकन प्रेशर के साथ और बाकी सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट करेंगे, लेकिन दे आर कम्प्लीटली नॉट रिलेटेड। ठीक है, अच्छा अब जरा आगे बढ़ते हैं। जाहिर है पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से भी जो है वो इसके हवाले से रिएक्शन दिया गया। मैं उमर दराज आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से, बल्कि कंबर से हमारा रब्ता हो गया है, अगर उनकी आवाज़ ठीक है। कंबर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी कंबर, बताइएगा आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी इस पर रद्द अमल दिया है और आमतौर पर यह तासुर है कि कोई इसके असरात मुरतब नहीं होंगे, लेकिन क्या ये नहीं रुकेगा या जो हमारे ताल्लुकात हैं उसमें भी कोई इसके असरात मुरतब होंगे, कोई बिगाड़ पैदा हो सकता है? कंबर की आवाज नहीं आ रही। कंबर मेरे ख्याल में हमें भी नहीं सुन पा रहे। जी उमर दराज, आप ही के सामने ये सवाल रखता हूं, आप क्या समझते हैं कि क्या फिर पाक अमेरिका ताल्लुकात पे भी इसके असरात मुरतब होंगे इन पाबंदियों के? देखिए, पाकिस्तान अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो किसी अच्छी पोजीशन में ऑलरेडी नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे किसी हमसाये मुल्क के अंदर कोई जंग नहीं है, हमारे आसपास कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे अमेरिका को हमारी जरूरत हो, और हम उनके इत्तेहादी इस हद तक ही है कि हम उनको अपनी सर्विसेज जब जब उन्हें चाहिए होती हैं, वो अफगानिस्तान को लेके हो, कहीं और हो, तो वही हम करते हैं। उसके अलावा हम उनके अमली तौर पे तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, और आप जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनका इंडिया है, और वो क्वाड में भी बैठते हैं, बाकी जगहों पे बैठते हैं। और हम जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर की बात करते हैं तो हम ज़रा चाइना की तरफ देखते हैं, या चाइना के साथ हमारा वो अलायंस है। उसमें अलग बात है कि उसमें अब क्या वही गर्मजोशी है या हमारी कमियां कोताहियां वहां पे भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अमेरिका से कट ऑफ नहीं कर सकते, या अमेरिका में आपको अपनी लॉबिंग कम नहीं करनी, या आप सिफारतकारी के नजर से उसको इग्नोर नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। और खासकर उस वक्त जब आपकी जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है और आपको बार बार IMF की तरफ जाना पड़ता है, बहुत सारी और चीजें हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ट्रंप आते हैं तो ट्रंप के बाद देखना पड़ेगा उनकी पॉलिसी क्या होगी। मेरे ख्याल से ये तो इस हद तक तो हमें कोई भाव नहीं है, ट्रंप हो या बाइडन हो, उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी तो इंडिया है। और जहां ये बात हो रही थी इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी एक दोहरा मयार है कि वो बाकी ममालिक को या इंडिया को कैसे ट्रीट कर रहा है और हमें कैसे ट्रीट कर रहा है। लेकिन हमें सिर्फ अमेरिका के ऊपर नहीं कहना चाहिए, हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है, क्या हम अपने आप को उस लेवल पे ले जाके ये बता पा रहे हैं कि हम उसको रेजिस्ट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोग जो हमें बताते थे कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान सिफारती तौर पे तनहा हो गया, आइसोलेट हो गया, तो अब देखिए पाकिस्तान के एक नया सिफारती उरूज शुरू हो गया है। उनसे सवाल करना चाहिए कि भाई अप्रैल में हुआ, फिर दिसंबर में हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? जो जिस चीज में भी जनाबे इसहाक डार साहब ने हाथ डाला उसमें खैर की खबर कभी नहीं आई, तो अब माशाल्लाह से सिफारतकारी उनके पास है, और उनकी सिफारतकारी में जब से वो आए हैं आप देख लीजिए कि आलमी सतह के ऊपर हमारे ऊपर क्या सवालात हो रहे हैं या हमारी क्या पोजीशन है।
मेरे ख्याल से कोई अच्छी बात नहीं है, और हमें अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको भी देखना चाहिए। और फॉरेन पॉलिसी तभी मजबूत होती है जब हम उसके मुख्तलिफ डिटर्मिनेंट्स को पढ़ते हैं या उसको देखते हैं। जब आप इंटरनली मजबूत होते हैं, मौशी तौर पे आप मजबूत होते हैं, तो फिर ही आपकी सिफारतकारी भी मजबूत होती है। सही। जब आप एक जानिब कर्ज लेना हो और IMF आपको कोई थोड़ी सी डिले करे और आपको भाग के अमरीकी सफीर के पास जाना पड़े, तो फिर आप आजादाना सिफारतकारी भी नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, इसी पे कंबर आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर है अमेरिका के जब ताल्लुकात की हम बात करते हैं, अगर वो कहीं ऊपर नीचे होते हैं तो ज़ाहिर है उसके असरात हमारी मईशत पे आते हैं। जैसे अभी उमर ने भी जिक्र किया, फिर हमें IMF के लिए भी उनके जाके पाँव पड़ना पड़ता है। तो क्या अब इस तरह की जो सूरत हाल अब डेवलप हुई है, इसके जो असरात है उसमें क्या वो मईशत के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं? कंबर जैदी। देखिए, अमेरिका की हमें जरूरत है, रहेगी। जी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अमेरिका की हमें देखें जरूरत है, रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस टाइम मल्टीपोलर नहीं, पोलर है दुनिया, और उसमें अमेरिका लीडिंग पोजीशन पे है। IMF से लेके वर्ल्ड बैंक तक किसकी सुनते हैं ये सबको मालूम है। अमेरिका की कॉल जाती है तभी आपको कर्जे मिलते हैं, और उन्हीं कर्जों के बायस अपनी मईशत को आप रन कर पाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए अमेरिका बहुत, आप ये कह सकते हैं कि एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। लेकिन ये सारे मामला आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ नहीं चल रहे होते, एक तरफा नहीं चल रहे होते। इस पे आपको भी कोई रोल प्ले करना होता है, आपकी सिफारतकारी भी कहीं ना कहीं नजर आनी चाहिए। तो जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर था, जब आप उसे फॉरेन मिनिस्टर बनाएंगे और उससे फिर एक्सपेक्ट भी ये करेंगे कि आप उस महाज में भी हमें ऐसे बेहतरीन काम करते हुए नजर आए जिससे मुल्क की सिफारतकारी दुनिया में एक उसको अरूज, तो मेरे ख्याल से ये हम अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेरिका का अपना किरदार भी, अगर इस खत्ते में देखें, दोनों मेरे भाइयों ने, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी का फोकस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमेशा से इंडिया रहा है, और उसकी वजूहात भी ये नहीं है कि बिजनेस अमेरिका के ज्यादा है। हमारे से जब उनको इंटरेस्ट था तो आपने देखा कि अफगान विड्रॉल में पाकिस्तान की जरूरत थी तो एयर बेसिस भी मांगे गए, और उस पर फिर हुकूमत के साथ तनाव भी हुआ। मिनिस्टर इमरान खान साहब के दौर एयर बेसिस की रिजेक्शन पे कि उनकी हुकूमत चली गई। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका का असूल रसूख तो हम पर एक सही है, और यही बात क्या बल आएगी तो हमारे सियासी लीडरों को भी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस तमाम मामले में एक चीज को देखना बड़ा जरूरी है, वो ये है कि हमारी सिफारतकारी कहाँ पे खड़ी है। क्या हम जो रोल हमें प्ले करना चाहिए, चलें, वो तो पावर है, वो तो मैनिपुलेशन इस तरह करता है, वो तो अपने इंटरेस्ट को देकर सेफ गार्ड भी करेगा, आप पे पाबंदियां भी लगाएगा, आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेगा। लेकिन हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं। कंबर, बिल्कुल अभी ब्रेक की तरफ बढ़ना है, इसके ब्रेक के बाद इस पे मजीद भी बात करते हैं कि हमारी सफारतकारी क्या किरदार अदा करी है, और ओवरऑल हुकूमत की कारकर्दगी का भी उसमें जिक्र आएगा। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का साथ रहिएगा।